आतंकवाद चरम पे था। कश्मीर की घाटी, कश्मीर के लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी और कश्मीर के लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा। पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया जाएगा, देशभक्ति का ज्वार उठाया जाएगा और उस यात्रा को संचालित करने का दायित्व पूरी तरह से मिला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय में लोकसभा का पहला चुनाव, उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से। पहली बैठक में जो मैंने उनके आइडियाज देखे, यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के, लोगों को बांधने के, देशभक्ति की भावना भरने के, उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा देश के जन जन के मन में फहरे, तिरंगा देश के नौजवान के हर नौजवान के दिल में फहरे, ये प्रयास किया जाएगा। और इसलिए यह विचार हुआ कि एक यात्रा क्यों, एक मुख्य यात्रा होगी और एक मुख्य यात्रा में कई उप यात्राएं जुड़ेंगी जो पूरे देश को मथती हुई, जनता को जनता में देशभक्ति का भाव भरती हुई श्रीनगर की तरफ बढ़ाएगी। और सचमुच में वैसे ही हुआ। देशभक्ति का ऐसा ज्वार मुझे आज तक याद है। केसरिया वाहिनी के संयोजक के नाते मैंने देश भर का दौरा किया, देश भर में नारे लगते थे, कश्मीर हमारा माथा है और दिल्ली दिल की रानी है, खबरदार देश के दुश्मनों, मिटने को आतुर अपनी जवानी है। युवा निकल पड़े थे उस समय। मुझे याद है 23 जनवरी को फगवाड़ा में आतंकवादियों ने एकता यात्रा में जा रहे कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे बस पर हमला किया। 6 कार्यकर्ता बलिदान हो गए, शहीद हो गए। लोगों ने सोचा कि अब ये यात्रा रुक जाएगी, लेकिन नरेंद्र भाई ने गरज कर उस समय कहा था, श्रीनगर के लाल चौक पर पोस्टर चिपकाए गए आतंकवादियों के द्वारा, दीवारों पर लिखा गया है कि आओ, किसको अपनी मां ने दूध पिलाया है, श्रीनगर के लाल चौक पे आओ, तिरंगा झंडा फहराओ, अगर जिंदा वापस लौट गए तो आतंकवादी इनाम देंगे। और तब नरेंद्र भाई ने कहा था, 26 जनवरी में कुछ ही घंटे शेष है, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उस यात्रा को रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि लाल चौक नहीं जा सकते, लेकिन कहां रुकने वाले थे देशभक्ति के दीवाने। बाद में तय हुआ कि सब नहीं जाएंगे, बाकी यात्रा रोकेंगे। डॉक्टर जोशी जी, नरेंद्र भाई और 3 लोग और जाएंगे। और श्रीनगर के लाल चौक पर डॉक्टर जोशी और नरेंद्र भाई ने तिरंगा झंडा फहराया। हम बाकी लोग रोक लिए गए। इनमें से अनेकों मित्र बैठे। केसरिया वाहिनी के एक कार्यकर्ता का आज मैंने सम्मान किया है। और जब लौट के आए नरेंद्र, उस समय जम्मू में लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा थे, देशभक्ति के भाव से भरे हुए। वो कार्यकर्ता भी पहुंच नहीं पाए थे जो दिनों रात एकता यात्रा के संयोजन में दिनों रात लगे थे। और तब नरेंद्र भाई का वो भाषण मुझे अब तक याद है। उन्होंने एकता यात्रा की बात तो कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई कार्यकर्ता जो दिन और रात काम में लगे हुए थे, केवल एक संकल्प और एक सपना था कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराता हुआ देखेंगे। वो वहां नहीं पहुंच पाए। वो रात भर सोए नहीं, वो रात भर रोते रहे। और ये कहते कहते नरेंद्र भाई का गला रुंध गया और कार्यकर्ताओं की हृदय की व्यथा उनकी आंखों से बह निकली। कुछ क्षण वो रुक गए और तब मैंने देखा कि काम के लिए इतने कठोर नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता के लिए कितने संवेदनशील है। उनका दिल कार्यकर्ताओं के लिए धड़कता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोग परंपरागत रूप से काम करते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग करने का भाव हमारे मन में नहीं था। पहले जब मोबाइल आया
तब भी अगर कोई मोबाइल यूज करता था बोलिए तो 5 स्टार संस्कृति, ये भाव रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ हमारे तोमर जी जैसे कार्यकर्ता भी, मोहन जी जैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के बैठे हैं। नरेंद्र भाई प्रभारी बन के आए, मैं प्रदेश का महामंत्री था। एक बैठक हुई, चुनाव की तैयारी की। उस बैठक में नरेंद्र भाई ने पूछा कि भाई ये बताओ किसके पास ईमेल आईडी है, किस किस के पास। अब यहां तो ईमेल आईडी से कोई वास्ता नहीं था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, एक क्षण सन्नाटा। फिर बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, वो कहने लगे नरेंद्र भाई ये क्या फीमेल कर रहे हो, ये फीमेल ईमेल से क्या होने वाला है। और ये कह के वो हंसने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर भी व्यंग्यात्मक भाव थे, लेकिन बाद में देखा ये ईमेल आईडी, मैंने कई दिनों तक उनको दिलीप भाई संघानी के यहाँ, नरेंद्र भाई यहाँ कई बार रुकते थे, मैं युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते उनसे मिलने जाता था, तो मैं अभी तक मुझे याद है कानों पे उनके मफलर बंधा रहता था और कंप्यूटर पे वो लगातार काम करते दिखाई देते थे। कंप्यूटर पे काम नहीं, उनको पता था कि आगे अगर भारत का भाग्य बनाना है, विकसित भारत का निर्माण करना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी का प्रेम उस समय उन्हें महत्व उन्हें उस समय समझा। वो बहुत समय से, बहुत पहले, बहुत दूर की देख लेते हैं, आने वाली चीजों को भांपते हैं और समय से पहले उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और आप देखिए, केवल ईमेल आईडी नहीं, केवल कंप्यूटर नहीं, उसके आगे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का जैसा उपयोग उन्होंने किया, सोशल मीडिया के महत्व को, जब मेरे जैसे कार्यकर्ता भी महत्व ही नहीं देते कि ये सोशल मीडिया में क्या रखा है। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि हर एमएलए एमपी से कह दो, जब मैं मध्य प्रदेश में काम करता था, कि 50,000 से कम फॉलोअर अगर हुए तो इस बार टिकट मिलने में भी खतरा है, टिकट नहीं मिलेगा। जनता को जोड़ने के लिए जरूरी है। मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज एआई तक ये नरेंद्र भाई हैं, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, दूरदृष्टा, जिन्होंने एआई का समिट यहां की, दुनिया भर के एआई जानने वालों को यहां बुलाने का काम किया। और आज भी हमारे मंत्री साथी जानते हैं वो टेक्नोलॉजी के प्रति, टेक्नोलॉजी के लिए कितने आग्रही हैं। एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने का जज्बा मैंने उनमें देखा। मैं मुख्यमंत्री बना मध्य प्रदेश का 2005 में। नर्मदा जी मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा है, प्राण है दोनों के, और बरसों तक कांग्रेस की सरकारों में नर्मदा जल का मामला झगड़े में पड़ा रहा। मध्य प्रदेश की उस सरकार ने तो आंदोलनकारी खड़े कर दिए, उनको सपोर्ट करती थी कि कोई बांध पूरा ना बने, बन गया तो ना भरे। एक तरफ नर्मदा जी की अथाह जल राशि बह के समुद्र में जा रही थी, दूसरी तरफ गुजरात के लाखों लोगों के कंठ सूखे थे, खेत वहां के प्यासे थे। मध्य प्रदेश में भी किसानों के खेत सूखे थे। और तब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे नरेंद्र भाई ने फोन करके बुलाया था कि गुजरात भवन में बात करते हैं, बैठक करते हैं, आइए। मैं गया और तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पानी का कितना महत्व है, और ये पानी रोक के अगर गुजरात और मध्य प्रदेश की खेतों में दे दिया जाएगा तो हम कैसे तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। बरसों तक मामला लंबित रहा, लेकिन उस बैठक में यह फैसला हो गया कि खाली जो बांध बन गए वो भी भरे जाएंगे, नए बांध बनेंगे, ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, और दोनों राज्य को फायदा ही फायदा था। उन्होंने कहा हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। एक माहौल बनाने की कोशिश होती थी, डूबेगा मध्य प्रदेश, फायदा मिलेगा गुजरात को, लेकिन सच बात यह थी कि मध्य प्रदेश को जल का 18.25 मिलियन एकड़ फीट मध्य प्रदेश को मिलना था, गुजरात को 9 मिलना था, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी मिलना था, और बिजली में 57% शेयर मध्य प्रदेश का था। उस समय मध्य प्रदेश में अंधेरा था, 2-2, 3-3 घंटे मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। हमने संकल्प किया कि पानी गुजरात के खेतों में भी जाएगा और मध्य प्रदेश की धरती पर भी आएगा। हमने बेहतर पुनर्वास करके एक फैसला किया, और उसका फायदा अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहां बैठे हुए। मध्य प्रदेश में तब सिंचाई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। नर्मदा जी को जल को एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे गुजरात में रेगिस्तान तक ले गए। साबरमती जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते थे,
साबरमती में नर्मदा जी का जल कल कल छल छल करके बहा, एक न अनेक नदियों में जल पहुंचा। और मध्य प्रदेश में हमने मालवा के पठार निमाड़, जो नर्मदा जी से काफी ऊपर था, वहां लिफ्ट करके पानी पहुंचाया और सिंचाई की जो व्यवस्था हुई वो हुई 47.5 लाख हेक्टर में, तब हो गई। और अब जो लगातार काम चल रहा है 65 लाख हेक्टर के पार हो रही है और 100 लाख हेक्टर तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ गुजरात की लाखों लाख जनता को न केवल पीने का पानी मिला, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है गुजरात के पाटिल जी और मनसुख भाई यहां दिख रहे हैं, सुजलाम सुफलाम योजना चलाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने और रेगिस्तान को नंदन वन बनाने का काम करके दिखा दिया, चमत्कार करके दिखा दिया। एक फैसला देश को कैसे बदल सकता मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय मध्य प्रदेश का कुल कृषि का उत्पादन था 1,59,00,000 मीट्रिक टन, जो बढ़ के हो गया था 6,19,00,000 मीट्रिक टन। 6,19,00,000 मीट्रिक टन, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। एक फैसले ने बदल दिया। एक बार फिर मैं नया मुख्यमंत्री बना था, मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना था, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली। उनमें से एक थी ज्योतिग्राम योजना। अब मध्य प्रदेश में तो 2-3 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, अंधेरों का प्रदेश। मई के महीने में तो मध्य प्रदेश की जनता रात भर सड़कों पर ही रहना पड़ता था, यह हालत हुआ करती थी। ज्योतिग्राम योजना का मतलब यह था कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल जाए और किसानों को 8 से लेकर 10 घंटे तक खेत के लिए बिजली मिल जाए, पर्याप्त होगी। फीडर सेपरेट किए थे। मैं लौट के आया, तत्काल फैसला किया कि फीडर सेपरेशन होगा। तोमर भी यहां बैठे, मैंने घोषणा कर दी मध्य प्रदेश आके कि 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 24 घंटे गांव में और शहरों में बिजली दे दी जाएगी। कांग्रेस ने व्यंग कसे, मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने कहा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो नहीं पाएगा, जवाब जनता को देना पड़ेगा। लेकिन हम सीख के आए थे और पूरा मध्य प्रदेश जानता 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश के गांव में भी 24/7 बिजली देने का चमत्कार किया गया। गुजरात में कृषि महोत्सव होता था, मोदी जी ने प्रारंभ किया था और प्रारंभ इस भाव से किया था कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे एग्री स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर का अमला, प्रगतिशील किसान ये साल में एक बार निकले, सॉइल की टेस्टिंग हो, गांव गांव जाएं और किसान को आधुनिक खेती के तरीके सिखाएं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कृषि महोत्सव प्रारंभ करके 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का चमत्कार मध्य प्रदेश ने उस समय करके दिखाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा था गुजरात में, हमने उस अभियान को देखा और मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाया, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परिणाम आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पर केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। बेटी बचाओ अभियान चला, गांव गांव हम सप्ताह में एक बार जाते थे, साधु संत भी साथ निकलते थे, बेटियों की पूजा करते थे, लोगों को बताते थे बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। हालत ये हो गई कि साधु संत प्रवचनों में बेटी बचाओ की बात करते थे, शादी के निमंत्रण पत्रों पे लिखा जाता था कि बेटी है तो कल है। और धीरे धीरे सेक्स रेशियो सुधरता चला गया, 912 से 919 हुआ, फिर 930 हुआ और फिर बढ़ के 970 तक पहुंच गया। एक फैसला चमत्कार कर सकता है, एक फैसला चमत्कार कर सकता है। ये हमने नरेंद्र भाई से सीखा, मोदी जी से सीखा। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं। आज एक बेटी जिसका मैंने सम्मान किया था, एक बार नरेंद्र भाई में रीवा में कार्यक्रम होने वाला था, वो मुख्य प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था। उन्होंने फोन करके कहा मैं रीवा आ रहा हूं, लेकिन शिवराज एक बेटी को तैयार करो, वो बेटी धरती मां बनेगी और धरती मां बन के अच्छी नाटिका बने जिसमें बेटी कहे मुझे मत मारो, मैं धरती हूं, तुम्हारी मां हूं, इतना केमिकल फर्टिलाइजर काय को डाल रहे हो, इतना कीटनाशक काय को डाल रहे हो,
अरे आने वाली पीढ़ियों का भी तो ध्यान रखो। वो मुझे फोन पे 15 मिनट 20 मिनट समझाते रहे। एक प्रधानमंत्री 15 मिनट 20 मिनट फोन पे समझाए कैसी नृत्य नाटिका होना चाहिए। राजन शुक्ला जी भी आए हैं, वो जानते होंगे रीवा में कार्यक्रम हुआ, तो रीवा के उस कार्यक्रम में नृत्य नाटिका हुई। वो बेटी जिसका मैंने सम्मान किया था, धरती कहे पुकार के, वो धरती माता बनी थी। और मोदी जी ने खड़े रहकर पूरी नृत्य नाटिका को देखा था। खड़े वो इसलिए थे कि जनता भी उतने ध्यान से ही देखे। समय के पहले जो देश की जरूरत है उसको पहचान के कदम उठाने वाले नरेंद्र भाई। मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोविड का जिक्र मैं जरूर करूंगा। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो कोविड में सिंधिया जी यहां बैठे हुए हैं। शपथ ली तब तक कोविड पैर पसार चुका था, संक्रमण तेजी से फैल रहा था। अच्छा, मैं तो अकेले ही शपथ ले पाया, मंत्रिमंडल भी शपथ नहीं ले पाया। दुकानें बंद हो गई, सड़कें सूनी और उदास थी, चारों तरफ जनता कर्फ्यू का माहौल था, और तब मेरे साथ कोई मंत्री भी नहीं था। सबसे पहले मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ थी उसको कोविड हुआ, फिर हमारे कमिश्नर हेल्थ को कोविड हो गया, और बाद में मेरे चीफ सेक्रेटरी को भी कोविड हो गया। अब मेरे पास फिर एक ही सहारा थे, नरेंद्र मोदी जी। मैं फोन उठाता, लगातार उनसे बात करता, और हमने साथ मिलकर कोविड की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की। कोविड केयर सेंटर खुले, उस समय तो पीपीई किट कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। सारी दीदियों को लगाया कि मास्क बनाओ, मास्क पर्याप्त नहीं थे, उपकरण अलग अलग जगह से लाने पड़ते थे। लेकिन दूसरी लहर जो कितनी भयानक थी हम सब जानते हैं। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात भर फोन आते थे, हम सोते नहीं थे। अगर 1 घंटे में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो 400 लोग मर जाएंगे, 300 लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए थी, हर जगह ऑक्सीजन की डिमांड आती थी। और तब मैंने प्रधानमंत्री जी का वो कल्पनाशील मस्तिष्क देखा। ऑक्सीजन पहले टैंकरों से आ रही थी, सड़क पे चलते हुए टैंकर आते थे, कहीं रोक लेते थे, कहीं रुक जाते थे, कोई पलट जाता था। प्रधानमंत्री जी ने तय किया रेल से टैंकर आएंगे ऑक्सीजन के, और खाली टैंकर सेना के हवाई जहाज में भर के वापिस जाएंगे। एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। उस समय गांव मजदूर लौट रहे थे, कई बार पैदल लौटते थे। मुझे नरेंद्र भाई ने फोन करके कहा कि शिवराज मजदूरों का ध्यान रखना। मोदी जी ने कहा मजदूरों का ध्यान रखना। हमने मध्य प्रदेश में उनके लिए बसें लगाई। यहाँ हमारे कैलाश जी भी बैठे हुए हैं। पूरे रास्ते में जहां से बस जाती थी, बसों में बिठाते थे, चाय नाश्ता भोजन, यहां तक कि जूते चप्पल भी उन मजदूर भाई और बहनों के पांव में पहुंचाने का काम किया। और मनरेगा में 1,13,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च करके हर एक का जॉब कार्ड बनाया, और उसी समय गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की, और तय कर दिया कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखे पेट नहीं रहेगा। ये दरिद्र ही तो नारायण है, ये कल्पनाशीलता। और उसी समय 20 लाख करोड़ का आपको ध्यान होगा एक अलग पैकेज की, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड भी शामिल था, उसका अनाउंस हुआ। कितनी घटनाएं ऐसी जिनने देश को बदला है, कितने निर्णय ऐसे जिनने जनता की जिंदगी को बदला है। और इसलिए मुझे लगा कि सारी चीजें सामने आनी चाहिए। मैं केंद्रीय मंत्री बना, मुझे याद है वो दिन मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी बैठे, हम प्रधानमंत्री जी के भाषण को एकटक सुन रहे थे। उन्होंने कहा तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। हमको लगा कि 3 गुना ज्यादा ताकत से प्रधानमंत्री जी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे कृषि विभाग के भी और रूरल डेवलपमेंट के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। हमने तय किया, दूसरे दिन इसी हाल में हमने सम्मेलन किया, सारे प्रमुख अधिकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए और यहां संकल्प लिया कि हम भी 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जितने मंत्र दिए, हमने तय किया कि 129 फसलों की किस्मों को रिलीज करना है। उन्होंने कहा हाल में नहीं करूंगा, किसानों के बीच खेत में करूंगा। और उसी खेत में उन्होंने एक मंत्र दिया, लैंड टू लैब टू लैंड। ये रिसर्च केवल लैब तक ना रहे, ये रिसर्च किसान तक पहुंचे। और उससे हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया और 500 से ज्यादा मुद्दे ऐसे निकले कि जिन पर रिसर्च होनी चाहिए। 500 से ज्यादा मुद्दे हमने 52 टीमें, यहां हमारे जाट साहब भी बैठे, 52 टीमें साइंटिस्ट की बना दी। और नहीं तो वैज्ञानिक कई बार रिसर्च करते थे,
अलग अलग विषयों पर, जिनका जमीन से लेना देना कई बार कुछ होता ही नहीं था, अलग अलग 500 विषयों पर रिसर्च हो रहा है। लीची की सेल्फ लाइफ कैसी बढ़े से लेके रेड रोड की बीमारी से गन्ना कैसे बचाए, कई विषयों पर डिमांड ड्रिवन रिसर्च को हमने शुरू किया। मुझे कहा कि हर एक राज्य का एक कृषि रोड मैप बनना चाहिए। कई राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश से लोकेश जी भी आए, हम आंध्र प्रदेश के साथ मिलके वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ, नायडू जी के साथ आंध्र प्रदेश का रोड मैप बना रहे हैं। अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खरीफ का रबी का सम्मेलन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जोनल कॉन्फ्रेंस करो, तो हम अलग अलग राज्यों की जोनल कॉन्फ्रेंस करके कृषि की दशा और दिशा बदलने में जुटे हुए हैं। एक हमारे रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कोई हाथ लगाने का साहस नहीं करता था, लेकिन तय हुआ कि मनरेगा नहीं, विकसित भारत जी राम जी बनेगी, 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ये योजना चलेगी। बड़ा हल्ला मचाया हमारे विरोधियों ने, तूफान मच जाएगा, आसमान सर को उठा लेंगे, पत्ता भी नहीं हिला। और विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू हो रही है। कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते, लेकिन नरेंद्र भाई आपदा को ही अवसर बना के दिखा देते हैं। और जहां तक अपनेपन का सवाल है, वो अपनापन भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अंत में मैंने कई अवसरों पर, अकेला मैं नहीं हूं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। मैं कोविड से इन्फेक्शन मुझे भी हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका स्नेहपूर्वक फोन आया, परिवार का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, कौन सी दवाई ले रहे, प्राणायाम करते रहो। कौन इतना करता है? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनका फोन आया, सब ठीक से करना, और बाद में पूछा सब ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। आप में से कई ने महसूस किया होगा, बेटे की शादी का कार्ड देने मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ गया, सोचा था 5 मिनट दे के कार्ड आ जाएंगे, बेटे भी साथ थे। उनने, आप सब जानते हैं, सबने ये महसूस किया है, पूरा पूछा करते कहाँ है, रिश्ता कहाँ हुआ है, डेयरी का बताया तो डेयरी चलती कैसे, दूध कितना कलेक्ट होता है, क्या कर रहे हो, इतनी जानकारियां ये कभी किसी को होती है? एक बार मैं एक बैठक के लिए उनके पास गया था, मैंने ऐसे ही उनके काम के बारे में कह दिया कि सचमुच में पहले तो हम आपका आदर करते थे, अब जो काम देश के लिए हो रहे हैं उससे मन में श्रद्धा पैदा होती है। तो उनने सीधा कहा, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, शिवराज मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता और नेताओं की तरह। और सचमुच में जब प्रशंसा किसी की करते हैं तो मन तो गदगद हो ही जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, मैं केवल काम से प्रसन्न होता हूं। काम करो परिणाम दो, मैं कंधों पे बैठा के नचाऊंगा। ये शब्द थे उनके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे केवल काम चाहिए, देश के लिए काम। एक बार जब 2023 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, 1-2 वक्तव्य मेरे ऐसे आ गए, वो भी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं एक गांव गया, लाड़कुई, वहां काम बहुत हुए थे, लेकिन फिर और दूसरे काम की बात करी तो मैंने कह दिया कि जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। अब वो अखबारों ने पता नहीं किस किस ढंग से छाप दिया। कांग्रेस ने कहा कि मामा का तो अब श्राद्ध हो गया, कई तरह की चीजें चल रही थी। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा हूं शिवराज, आज मैं चुनाव की बात भी नहीं कर रहा हूं, चुनाव सर पे थे, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। वो शब्द मुझे कभी भूलते नहीं हैं, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। मुझे उनने कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए एकांत में जाओ, शांति से बैठो, अगर कोई तुम्हारा गुरु हो तो उसके पास जाके बैठो, मन को स्थिर करो, शांत करो, और फिर लौट के आओ और काम में जुटो। और सचमुच में मैं गंगा किनारे पहुंच भी गया था। हमें बैठा, सोचा, योजना बनाई, और जाते ही मैंने आलोक शर्मा यहाँ होंगे भोपाल की सभा में कहा था, मैं फिनिक्स पक्षी हूं, राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं, आए कांग्रेस का मुकाबला करेगी हमारा। और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से लड़ा और सफलता प्राप्त की। कितनी ऐसी, और ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में सरकार, हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी कैसे उनका सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श किए, गले लगाया, और उनका कंठ रुंध गया था।
पूरे भारत ने देखा। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी 104 साल के हमारे कार्यकर्ता, उनके चरण स्पर्श करते और सम्मान करते देखा। ये अपनापन, लेकिन अपनापन केवल कार्यकर्ताओं के लिए अपनापन नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनापन। आज जिन प्रतिनिधियों का हमने यहाँ सम्मान किया वो अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही थे, चाहे वो माताएं बहनें हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब का कल्याण हो, सबके लिए अपनापन, सबके लिए अपनेपन का भाव। और इसलिए तो देश कहता है मोदी का परिवार, ये अपनापन है। लेकिन ये अपनापन केवल जनता जनार्दन से नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी है। राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानते हुए पूरी दुनिया से भी अपनापन। तो शायद अयम निजम परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, इस भाव को सार्थक किया वैक्सीन मैत्री जैसे कितने उदाहरण हैं। वो विश्व के कल्याण की बात भी करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और जब प्राणी की बात करते हैं तो चीतों को भी पुनर्स्थापित करने का काम हुआ। पेड़ों की प्रकृति की बात करें तो एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है लगातार, लाखों लाख लोग पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, नदी बचाने का अभियान, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, बस वो एक ही चेतना देखते हुए काम करते हैं। अपनापन केवल भारत के लिए नहीं, भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी ये अपनापन का भाव सचमुच में उनको पूरे विश्व के कल्याण की दिशा में इतने आगे बढ़ाता है कि लोग आश्चर्य करते हैं। और वही अपनापन मैंने इस पुस्तक में उतारने की कोशिश की है। पढ़ना जरूर, आप पढ़ के निश्चित तौर पर कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिससे आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो आपको और ताकत से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। कृपा पूर्वक आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, कुछ साथी तो खड़े हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं। मैं आपका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और मन में केवल यही भाव है कि ये सद्बुद्धि बनी रहे, सन्मार्ग पर चलते रहें और उनके नेतृत्व में अपने अंदर जितनी क्षमता है झोंक कर काम करते रहें अपने देश के लिए। क्योंकि मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत कराएगा, हमारा देश कराएगा। और स्वामी विवेकानंद की एक पंक्तियां जो मुझे सदैव याद आती है, कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में यह पूरा होगा, यह हमारा विश्वास है। आइए हम भी इस लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।